हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज के इस वीडियो से पहले हमने इस अध्याय से जुड़े कुल 17 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, जहाँ पे हमने अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस अध्याय का कवर कर लिया है। ऐसे में यदि आप अब तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखो, ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से यह अध्याय के बारे में समझ में आ जाए कि यह अध्याय क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को हम लोग को किस प्रकार से समझना है और इत्यादि। इसके बाद ही आप इस वीडियो पर आओ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो सभी आपस में इंटरलिंक है। और यदि आप हमारा वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो आप यह समझ पा रहे होंगे कि हम अब तक जितना भी टॉपिक पढ़े हैं इस अध्याय में रिलेशन एंड फंक्शन में, वो पूरा आपस में इंटरलिंक है। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि अब तक हमने इस वीडियो से पहले कुल 17 वीडियो बना लिए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज का यह वीडियो हम लोग 18वां वीडियो बना रहे हैं। दूसरे शब्दों में समझे तो आज हम लोग इस अध्याय का भाग 18 पढ़ने वाले हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो यानी भाग 18 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम इसकी बात करें कि आज के इस वीडियो यानी कि भाग 18 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से फलन के प्रकार ही पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारा वीडियो पहले से देख रहे होंगे तो आपको यह याद होगा कि हम ये जो टॉपिक है फलन के प्रकार, इसको पिछले 2 वीडियो से कवर कर रहे हैं। और पिछले जब हमने इस टॉपिक की शुरुआत किया था, इस टॉपिक की शुरुआत की थी, तब हमने बताया था कि हमें कक्षा 11वीं में यानी कि हमारे एनसीईआरटी बुक में, हमारे सिलेबस में, कक्षा 11वीं के सिलेबस में कुल 7 प्रकार के फलन पढ़ना है। यानी कितने फलन के प्रकार पढ़ना है? कुल 7 प्रकार का, जिसमें कि अब तक हमने 3 फलन का प्रकार बहुत ही डिटेल में और अच्छी तरीक़ा से आपको समझा दिया है। वो 3 फलन कौन कौन है? तो पहला तत्समक फलन, जिसे अंग्रेजी में आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। दूसरा है अचर फलन, जिसे अंग्रेजी में कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। और जो तीसरा फलन हमने पढ़ा अब तक, वो है मापांक फलन, जिसे हम लोग मॉडुलस फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो 3 फलन थे जो अभी अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखा, वो उसका डिस्कशन हमने, उसकी चर्चा हमने पिछले 2 वीडियो में शायद कर लिया है। और ये तीनों फलन हमारा पूरा तरीक़ा से कंप्लीट हो चुका है। इसलिए यदि आप ये तीनों फलन के बारे में जानना चाहते हो तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस तीनों फलन के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग किस फलन के बारे में चर्चा करेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2 फलन के बारे में चर्चा करेंगे। पहला तो चिह्न फलन, जिसे अंग्रेजी में सिग्नम फंक्शन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे अंग्रेजी में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन दोनों फलन को फिर से हम लोग डिटेल में पिछले फलन की तरह ही उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पहला फलन, जो कि है चिह्न फलन। इससे जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि चिह्न फलन, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको अंग्रेजी में हम लोग सिग्नम फंक्शन के नाम से जानते हैं। यदि हम सिग्नम फंक्शन की बात करें कि सिग्नम फंक्शन किसको कहते हैं, यानी चिह्न फलन किसको कहते हैं, कौन सा ऐसा फलन होगा, कौन फलन किस रूप में होगा, तो हम लोग इसे चिह्न फलन कहेंगे। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं शुरू से ही जब मैं फलन पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में, गणित में
जितने भी फलन होते हैं वह इस बॉक्स की तरह होते हैं। और ये जो बॉक्स है ये कोई आम बॉक्स नहीं बल्कि यह एक मैजिक बॉक्स है। जैसे आप लोग मैजिक शो देखते हो, मैजिशियन का शो देखते हो, और उसमें एक बॉक्स रहता है जिसमें मैजिशियन इस बॉक्स के अंदर कुछ भी डालता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसने डाला वो वही चीज़ बाहर निकाल देता है या फिर दूसरा चीज़ बाहर निकालता है। तो जो मैजिशियन वो मैजिक बॉक्स इस्तेमाल करता है वो बॉक्स और कुछ नहीं, वही है हमारा फलन। क्या है? वही है फंक्शन। और उसी मैजिक बॉक्स के हम लोग बेस मानते हुए, इसको आधार मानते हुए हम लोग इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे फलन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने फिर से बताया कि ये जो फलन है वो एक मैजिक बॉक्स की तरह है। तो ये जो सिग्नम फंक्शन है जो कि चीन फलन है वह एक ऐसा मैजिक बॉक्स है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक बॉक्स। वह चीन फलन एक ऐसा मैजिक बॉक्स है जिसके अंदर आप कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी डाल दो, वो हमेशा 3 ही संख्या देगा। आप इसके अंदर 2 डालो, 3 डालो, -1 डालो, -z डालो, कुछ भी इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर डाल दो। आप कुछ भी डालोगे तो वो जो आपको आउटपुट देगा ये फलन, ये बॉक्स, वो सिर्फ आपको मात्र 3 संख्या देगा। अब वो 3 संख्या कौन देगा? कौन कौन 3 संख्या देगा? तो वो 3 संख्या देगा 1, 0 और -1। यानी कि जब भी हम लोग सिग्नम फंक्शन यानी कि चिन्ह फलन में ये कोई भी इनपुट डालेंगे, कुछ भी इसके अंदर डालेंगे, तो हमें हमेशा आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 3 ही संख्या प्राप्त होगी। वो क्या है? 1, 0 और -1। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस फलन यानी चिन्ह फलन का जो प्रांत है, जो डोमेन है, वो क्या है? वो सारा रियल नंबर है यानी r है। और जो परिसर है यानी जो इस फलन का रेंज है, जो इस चिन्ह फलन का रेंज है, वो क्या है? -1, 0 और 1 है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपने कहा कि सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम कुछ भी इनपुट डालेंगे वो हमेशा यही तीनों आउटपुट देगा, -1, 0, 1। लेकिन लेकिन ये -1 कब देगा, 0 कब देगा, 1 कब देगा? सवाल ये है। यानी कि मान लीजिए हम लोग 2 डालते हैं सिग्नम फंक्शन के अंदर, तो वो कौन सा हमें आउटपुट देगा? -1 देगा कि 0 देगा कि 1 देगा कि तीनों दे देगा? यानी किस परिस्थिति में हमें कौन सा संख्या प्राप्त होगा? तो चलिए हम लोग अब इसे समझने का प्रयास करते हैं कि यानी हमने तो बता दिया कि हम सिग्नम फंक्शन के अंदर कुछ भी इनपुट डाल दें वो सदैव, वह हमेशा हमें 3 ही संख्या आउटपुट के रूप में देता है, वो है -1, 0, 1। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि किस परिस्थिति में कौन सा संख्या जब हम लोग डालेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा, कौन सा संख्या हम लोग डालेंगे, कौन सा इनपुट हम लोग डालेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, या फिर हम लोग कौन सा इनपुट डालेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये fx है, यहाँ पर हमारा fx क्या हमें रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी फलन को fx से हम लोग दर्शाते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे। तो यहाँ पे हम लोग किस फलन की बात कर रहे हैं? चिन्ह फलन यानी सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ पे fx का मतलब हमें क्या समझना है कि वही चिन्ह फलन है। क्या है? सिग्नम फंक्शन है। अब हमने कहा कि चिन्ह फलन हमेशा 3 ही आउटपुट देगा, 1, 0, -1। अब हमारा सवाल था कि 1 कब देगा? तो 1 तब देगा जब हम कुछ ऐसा इनपुट डालेंगे। कैसा? जब वो इनपुट 0 से बड़ा होगा तब वो हमें 1 आउटपुट देगा। लेकिन जब हम एक ऐसा इनपुट डालेंगे जो 0 के इक्वल हो, किसके इक्वल हो? 0 के, तो वह हमें 0 आउटपुट देगा। और यदि हम एक ऐसा इनपुट इस फंक्शन में डालते हैं, इस फलन में डालते हैं जो 0 से छोटा हो, तो हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा? तो वो -1 मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि सिग्नम फंक्शन जो होता है वो कुछ भी संख्या, कुछ भी इनपुट ले सकता है अपने अंदर, यानी उसका जो प्रांत होता है वह पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। लेकिन जो वो आउटपुट देता है हमें
वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही संख्या देता है। वो कौन कौन संख्या देता है? 1, 0 और -1। यानी कि जो इसका परिसर हुआ वो हुआ 1, 0, -1। और 1 कब देगा? जब हम एक ऐसा इनपुट डालेंगे जब जो वो 0 से बड़ा हो। 0 कब देगा? जब हम लोग एक ऐसा इनपुट डालेंगे जब वो 0 के इक्वल हो। और -1 कब देगा? जब हम लोग एक ऐसा इनपुट डालेंगे जो 0 से छोटा हो। अब सिग्नम फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरह से दर्शाते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे लिखा दिख रहा है। यहाँ पे सिग्नम फंक्शन को हम लोग SGN ब्रैकेट में x इक्वल टू में जो इसका आउटपुट आया उसको हम लोग दर्शा देते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसको इस यहाँ पे आप एक और देख लीजिए। इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है कि fx, यहाँ पे fx मतलब क्या हो रहा है? सिग्नम फंक्शन यानी कि चिन्ह फलन। अब हमने अभी भी बताया आपको कि जो चिन्ह फलन को है इसे SGN ब्रैकेट x के रूप में दर्शाया जाता है। यानी SGN मतलब इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सिग्नम, इसको इस रूप में दर्शाया जाता है। अब इसका जैसे अब इसका एक फॉर्मूला होता है, या कहिए इसी फंक्शन को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब वो क्या है? मॉड x बाई एक्स, यानी कि मॉड x डिवाइडेड बाई x। अब मॉड x यानी यह एक मापांक फलन है, जिसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो मान लीजिए हमें सिग्नम 3 का वैल्यू निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे अभी अभी हमने जाना कि सिग्नम कि कोई भी इनपुट जो हम 0 से बड़ा डालेंगे तो वो हमें आउटपुट सिग्नम फंक्शन क्या देगा? चिन्ह फलन क्या देगा? वो हमेशा 1 देगा। ये तो हम लोग जब ये हम लोग पता है, वो तो आप कहेंगे कि ये तो याद करने वाला हो गया, तो इसमें समझना क्या था? तो ये 1 कैसे आया ये तो हम लोग याद कर लिए कि भाई जब भी 0 से बड़ा हम लोग इनपुट डालेंगे वो हमें 1 देगा, 0 के इक्वल डालेंगे तो वो 0 देगा, और 0 से छोटा डालेंगे तो ये हमें -1 दे देगा। लेकिन वो कैसे दे रहा है? तो यही ये वाला फार्मूला के जरिए ये इस फलन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके जरिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के जरिए ये 1, 0 और -1 दे रहा है। कैसे? जैसे हम यहाँ पे सिग्नम फॉर एग्जाम्पल 3 डालते हैं इनपुट में, तो ये 0 से बड़ा है, यानी हमें आउटपुट क्या आना चाहिए? 1। अब कैसे 1 आया? तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे fx इक्वल टू मॉड x बाई एक्स है, यानी कि यहाँ पे fx किसको दर्शा रहा है? तो सिग्नम फंक्शन यानी चिन्ह फलन को दर्शा रहा है। अब हम लोग सिग्नम फंक्शन यानी चिन्ह फलन में कौन सा इनपुट डाल रहे हैं? 3, यानी x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 3। अब यदि हम fx इक्वल टू इस फॉर्मूला पे से पुट करते हैं तो मॉड 3 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर क्या होगा? आप यदि मापांक फलन पिछले वीडियो में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि मॉड 3 का वैल्यू 3 ही हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3, और जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से यह निकाल सकते हैं कि कौन सा संख्या हमें 1 देगा, कौन सा संख्या हमें -1 देगा आउटपुट में, और कौन सा संख्या हमें 0 देगा। अब हम लोग चलते हैं इस फलन का एक ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो यदि हम सिग्नम फंक्शन यानी चिन्ह फलन के ग्राफ के बारे में चर्चा करें कि इसे ग्राफ किस रूप में बनेगा, तो यह कुछ इस तरीक़ा से बनता है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को चिन्ह फलन बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, और हमने एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक, अपने अगले फलन को समझने के लिए, जो कि है हमारा महत्तम पूर्णांक फलन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ एक ऐसा मैजिक बॉक्स की तरह काम करता है जिसके अंदर फिर से आप कुछ भी इनपुट डाल दो। इनपुट डालने में इस फंक्शन में, इस फलन में कोई रोक टोक नहीं है, आप इसके अंदर कुछ भी डाल दो। लेकिन आप कुछ भी डालोगे, आप कुछ भी डाल दो, लेकिन आप कुछ भी डालोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पूर्णांक ही देगा। आउटपुट में क्या देगा? पूर्णांक, यानी इंटीजर ही देगा। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? आप ध्यान दीजिए कि मैंने कहा था कि आप यहाँ कुछ भी डाल दो, यानी कि आप यहाँ 3.3 भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे 2 डाल सकते हो, आप यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी हाफ डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो हमेशा क्या देगा? एक पूर्णांक देगा, यानी एक इंटीजर देगा। आप यहाँ पर भले ही 3.3 डाल सकते हो, लेकिन जैसे ही आप 3.3 डालोगे तो वो आपको आउटपुट में कभी भी 3.3 नहीं देगा। तो क्या देगा? वो आउटपुट में आपको ये
3.3 ना दे के सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर देगा। क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णांक देगा। अब वो कौन सा पूर्णांक देगा, कैसे देगा? 3.3 डालेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा? तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन में हम लोग कुछ भी इनपुट डालें वो सदैव आउटपुट के रूप में हमें सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णांक देता है। अब वो पूर्णांक किस रूप में देता है, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे उसी को एनसीईआरटी ने कुछ इस रूप में लिखा है। मैंने एनसीईआरटी का ही पिक्चर यहाँ पे लगाने का प्रयास किया है। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन -1 देगा आउटपुट के रूप में। कब? जब हम लोग एक ऐसा संख्या डालते हैं इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, इस फलन के अंदर, जो 0 से छोटा हो लेकिन -1 से बड़ा हो या इसके इक्वल हो। ठीक इसी प्रकार जब हम एक ऐसा इनपुट डालते हैं जो कि 0 से बड़ा हो या फिर 0 के इक्वल हो और 1 से छोटा हो, तो हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा? 0। फॉर एग्जांपल, यदि हम 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन में डालते हैं, क्या डालते हैं? 0.5, तो यह हमें क्या देगा? आउटपुट 0 देगा। क्यों देगा? क्योंकि जो 0.5 है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी प्रकार यह हमें 1 तब देगा जब हम एक ऐसा संख्या डालेंगे जो कि 1 से बड़ा हो या फिर 1 के इक्वल हो या 2 से छोटा हो। और 2 हमें कब देगा? जब हम एक ऐसा संख्या डालेंगे जो 2 से बड़ा हो या फिर 2 से इक्वल हो और 3 से छोटा हो। इसको और आसान पूर्वक समझने के लिए आप कुछ इस तरह समझिए। अभी आप ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको थोड़ा देखिए। मान लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। अब मैं ये तो जो मैंने अभी आपको बताया वो एनसीईआरटी के अनुसार मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब मैं इसे आपको दूसरा रूप में समझाना चाहता हूँ। इसी को समझने के लिए आप कुछ ऐसा ध्यान दीजिए। आप रियल नंबर लाइन जानते हैं, कुछ जो कि कुछ इस प्रकार होता है जिसपे सारा संख्या को हम लोग दर्शाते हैं, 0, 1, 2, -1, -2 और ये इसी तरह आगे चलता रहता है। ये आप लोग सभी जानते हैं कि रियल नंबर लाइन क्या होता है। आपको समझना है जब भी मैं समझाने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि एनसीईआरटी के अनुसार कि जब आप एक ऐसा संख्या डालोगी कि जो कि -1 से बड़ा हो या फिर -1 से इक्वल हो, -1 के इक्वल हो और 0 से छोटा हो, तो यह हमें आउटपुट क्या देगा? -1। ऐसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये तो मान लीजिए आप यदि भूल गए तो क्या होगा? तो चलिए हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप जो भी इनपुट डालो आप उसको रियल नंबर लाइन पे दर्शा दो, और यदि वह इनपुट इस अपने आगे वाले संख्या से पहले आ रहा है तो वह संख्या आउटपुट के रूप में कभी नहीं आएगा। उसके पहले जो संख्या रहेगा, आपके इनपुट के पहले जो संख्या रहेगा आउटपुट के रूप में वही देगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं समझाता हूँ कि जैसे मैंने 1.5 डाला, मैंने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन में कोई एक इनपुट डाला जो कि है 1.5। तो अब मैंने क्या कहा कि जो भी इनपुट आप डालो उसको सबसे पहले आप रियल नंबर लाइन पे दर्शा दो। तो 1.5 मैंने डाला तो 1.5 कहाँ पे आएगा रियल नंबर लाइन पे? वो कुछ यहाँ पर आएगा। एक मिनट में दूसरे कलर यूज कर लेता हूँ। वो कुछ यहाँ पर आएगा 1.5, 1 और 2 के बीच में। अब मैं कह रहा हूँ कि अब दर्शा दिए 1.5 कहाँ पे आया। अब आपको देखना है कि यदि 1.5 यदि 1.5 के पहले कोई संख्या है, 1.5 के पहले कोई पूर्णांक है, संख्या तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन यदि 1.5 के पहले जस्ट पहले जो पूर्णांक रहेगा वही आउटपुट में वो आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन दे देगा। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फिर से हम एक रियल नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2 और -3। अब यदि मैं ये 0.5 डालता हूँ इनपुट में, तो मैंने क्या कहा 0.5 को अब सबसे पहले रियल नंबर लाइन पर दर्शा दो। तो ये कुछ यहाँ पर आएगा, आप ब्लू कलर का देख सकते हो। यहाँ पे कुछ आएगा 0 और 1 के बीच में। अब मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर वो संख्या
आया रियल नंबर लाइन पे, अब दर्शाए उस संख्या के जस्ट पहले जो पूर्णांक आपको दिखेगा, जो भी पूर्णांक दिखा लेकिन जो जस्ट पहले हो। जैसे यहाँ पे हमने 0.5 दर्शाया, तो इसके जस्ट पहले कौन सा पूर्णांक आपको दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो जो पूर्णांक दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नहीं तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी ने आपको करके बताया है। अब हम लोग चलते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन को किस तरह से दर्शाया जाता है। तो इस फलन को कुछ इस रूप में दर्शाया जाता है कि हम लोग इस प्रकार का इस प्रकार का ब्रैकेट लगा के हम लोग दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.5 पुट करना है तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसे ब्रैकेट लगा देंगे और बीच में 1.5 लिख देंगे, तो इसका आंसर में क्या आएगा, तो इसका आंसर में 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ कि यदि हम इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको ग्राफ के जरिए इसको दर्शाना चाहें, तो इस फलन का कुछ ग्राफ इस प्रकार से आएगा जो कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो भी आज मैंने समझाया आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चूँकि अब हमारा समय भी समाप्त होने को है और लगभग हमारा समय हो चुका है, इसलिए आज के लिए इतना ही। अब बाकी जो फंक्शन हो गया, बाकी जो फलन के प्रकार हो गया, उसको हम लोग अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।